हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स अचीव की इस वीडियो में करेंगे हम अगस्त महीने के वीकली करंट अफेयर क्वेश्चन को। ये हम एमसीक्यू के माध्यम से करते हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम सभी वीडियो की पीडीएफ जो है अपलोड करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपना ये वीडियो। हमारा क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र-21 आयोजित किया गया? वो किया गया है रूस और भारत के बीच। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, रूस और भारत के बीच जो है 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र-21 जो है आयोजित किया गया है। इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी, जिसमें दोनों देशों के बीच बारी बारी से द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया था। हालांकि पहला संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास यानी कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज वर्ष 2017 में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए निम्न में से किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? वो किया है विद्या प्रवेश प्रोग्राम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, विद्या प्रवेश प्रोग्राम। तो विद्या प्रवेश प्रोग्राम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए ये प्रोग्राम जो है इसका शुभारंभ किया गया है। देखते हैं इसके बारे में कुछ और अन्य तथ्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। अब तक प्ले स्कूल का कंसेप्ट बड़े शहरों तक सीमित है। विद्या प्रवेश के जरिए यह गांव-गांव जाएगा। ये प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा और राज्य भी इसे ज़रूरत के हिसाब से लागू कर सकेंगे। देश के किसी भी हिस्से में अमीर हो या गरीब, उसकी पढ़ाई खेलते और हंसते हुए और आसानी से होगी। इसका ये उद्देश्य है विद्या प्रवेश प्रोग्राम का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है ये शुभारंभ किया गया है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो यानी कि एनसीबी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किए गए हैं एसएन प्रधान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, एसएन प्रधान। तो एसएन प्रधान जी को जो है मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी के जो है प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने जो है राकेश अस्थाना जी की जो है जगह ली है। और राकेश अस्थाना जी के बारे में बता दूं कि राकेश अस्थाना जी को जो दिल्ली पुलिस का आयुक्त जो है अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। किस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी गई भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्य वापस लौटाने पर सहमति बनी है? वो बनी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी गई भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृति को वापस लौटाने पर सहमति बनी है। इसके बारे में और कुछ जानें। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय कला संग्रहालय एनजीए में रखी गई भारत की 14 कलाकृतियों की वापसी की जा रही है। इनमें पीतल व पत्थर की मूर्तियाँ के अलावा पेंटिंग व कुछ तस्वीरें शामिल हैं। साल 1989 से 2009 के बीच ये कलाकृतियाँ एनजीए के अधिकार में शामिल की गई थी। इससे पहले 2014 में संग्रहालय की ओर से $50 लाख की लागत वाली भगवान शिव की मूर्ति को वापस किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है? वो बताया है 14 टाइगर रिजर्व। आंसर सी इसका जो है करेक्ट होगा। तो 14 टाइगर रिजर्व को भारत के अंतर्राष्ट्रीय मानक कार्यकारी समिति ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है। ध्यान रखेंगे 14 है। ये 14 कौन कौन से हैं, एक दो महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और औरंग टाइगर रिजर्व है। ये तीनों आसाम के हैं। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व इसमें शामिल हैं। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 30 जुलाई को। तो 30 जुलाई को जो है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस जो है मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2013 से आरंभ किया गया था, जिससे वर्ष 2010 में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान पारित किया गया था। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में
तस्करी का मुकाबला करने के लिए आयोजित किया जाता है, जो दुनिया भर में सरकारों को इस चिंता से निपटने के लिए समेकित और लगातार उपाय करने का आग्रह करता है। तो 30 जुलाई को जो है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस जो है मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में चीन और किस देश ने युद्धग्रस्त देशों को आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकने के लिए अफगानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है? वो किया है चीन और पाकिस्तान। आंसर डी इसका करेक्ट होगा। पाकिस्तान और चीन ने जो है युद्धग्रस्त देशों को आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकने के लिए अफगानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई शुरू कर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉसमोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS जिसे हम बोलते हैं में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है? वो लॉन्च की है रूस द्वारा। तो आंसर बी इसका करेक्ट होगा, रूस। तो रूस ने जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला जो है लॉन्च की है। हाल ही में किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? वो जीत लिया है PV सिंधु। तो PV सिंधु ने जो है टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। ये महिला शटलर है, ध्यान रखेंगे। केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई में OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? वो की है OBC को 27% और EWS को 10% आरक्षण देने की घोषणा जो है केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र में की है। इसके बारे में और जानते हैं। केंद्र सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसले करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों यानी कि EWS के छात्रों को 10% आरक्षण देने का घोषणा की है। सरकार की इस घोषणा के साथ ही पिछड़ा वर्ग की पृथक गणना करने तथा जनसंख्या के अनुरूप शिक्षा एवं नौकरी में आरक्षण देने की मांग तेज हो गई है। यह आरक्षण शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल डेंटल कोर्स में दिया जाएगा। यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने हाल ही में अमेजन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? वो लगाया है 6,600 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने अमेजन कंपनी पर लगाया है 6,600 करोड़ रुपए। टाटा समूह के चेयरमैन N शेखरन ने किस देश में 28,900 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? भारत इसका आंसर होगा। आंसर बी करेक्ट होगा, भारत में टाटा समूह के चेयरमैन ने 28,900 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा जो है की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस की महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक निलंबित कर दिया गया है? वो किए गए हैं 31 अगस्त। तो 31 अगस्त तक जो है कोरोना वायरस की महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जो है निलंबित कर दिया गया है। किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC की अध्यक्षता सौंपी गई है? वो सौंपी गई है हमारे देश भारत को। आंसर सी इसका करेक्ट होगा, भारत। तो भारत को जो है अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की अध्यक्षता जो है सौंपी गई है। हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ये ले लिया है इसरू उदाना जी ने, जो है ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास जो है ले लिया है हाल ही में। इसरू उदाना राइट आंसर ए होगा इसका। भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास भागीदारी समझौते की अवधि को कितने साल तक बढ़ा दिया है? वो बढ़ा दिया है 5 साल तक। तो 5 साल तक जो है भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास भागीदारी समझौते की अवधि को बढ़ा दिया है। आंसर डी होगा इसका करेक्ट, 5 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल प्लेटफॉर्म मोड को लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया है ई-रूपी। आंसर ए करेक्ट है इसका, ई-रूपी। तो ई-रूपी को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पेमेंट मोड के रूप में जो है लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत एक नया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी लॉन्च कर दिया है। यह अन्य डिजिटल पेमेंट मोड की तुलना में काफ़ी अलग है। खास बात है कि इसका सीधा लाभ लाभार्थी, साधारण शब्दों में कहें तो ई-रूपी एक गिफ्ट वाउचर की तरह काम करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य डायरेक्ट टू बेनिफिट्स के लिए किया जाएगा।
तो ये ई-रूपी जो है लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, डिजिटल पेमेंट। यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को किस वीज़ा को देने की घोषणा की है? वो की है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, गोल्डन वीज़ा। तो यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को गोल्डन वीज़ा देने की जो है घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीका लॉन्च किया है? वो किया है यूएई। यूएई ने जो है 3 से 17 वर्ष की बच्चों के लिए कोविड टीका जो है लॉन्च कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मशहूर फिल्म समीक्षक का 74 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते निधन हो गया है? वो निधन हुआ है राशिद ईरानी। तो राशिद ईरानी जी का जो है 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते। ये मशहूर फिल्म समीक्षक थे। इनका 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, राशिद ईरानी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। विश्व रेंजर दिवस यानी कि वर्ल्ड रेंजर डे किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 31 जुलाई। तो 31 जुलाई को जो है विश्व रेंजर दिवस जो है, तो 31 जुलाई को जो है विश्व रेंजर दिवस के रूप में हम मनाते हैं। विश्व रेंजर दिवस यानी कि वर्ल्ड रेंजर डे हर साल 31 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस ड्यूटी के दौरान मारे गए या घायल हुए रेंजर की याद में और दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए रेंजर द्वारा किए गए कार्य का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। विश्व रेंजर दिवस उनके महत्वपूर्ण कार्यों को समर्थन करने का अवसर प्रदान करता है, जो पर्यावरण अभियान से लेकर शिक्षक तक है। विश्व रेंजर दिवस अंतर्राष्ट्रीय रेंजर महासंघ द्वारा मनाया गया था और पहली बार 2007 में इसका आयोजित किया गया था। ये 2007 से मनाया जा रहा है विश्व रेंजर दिवस, जो 31 जुलाई को हम मनाते हैं। अमेरिका ने रूस के राजनयिकों को कब तक देश छोड़ने का आदेश दे दिया है? वो दिया है 3 सितंबर। तो 3 सितंबर तक अमेरिका ने रूस के जो राजनयिक हैं उनको देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। अमेरिका ने रूस के 24 राजनयिकों को देश छोड़कर चले जाने का आदेश दे दिया है। अमेरिका का आदेश के मुताबिक इन सभी को 3 सितंबर तक देश छोड़ जाना होगा। अमेरिका में रूस के राजदूत ने इसकी जानकारी दी है। इन राजनयिकों की जगह दूसरे राजनयिक भी रूसी दूतावास में तैनात नहीं हो सकेंगे। इसकी वजह यह है कि अमेरिका से इन्हें वीज़ा नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किए गए हैं वाइस एडमिरल एम.एस. घोरमडे। तो वाइस एडमिरल एम.एस. घोरमडे जी को जो है भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। महालेखक नियंत्रण का पदभार किसने संभाल लिया है? वो संभाल लिया है दीपक दास। तो दीपक दास जी ने जो है महालेखक नियंत्रण का पदभार जो है संभाल लिया है। दीपक दास जी जो हैं ये 25वें महालेखक नियंत्रण हैं, ध्यान रखेंगे, ये 25वें हैं दीपक दास। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 के महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने के लिए देशों की मदद करने हेतु कितने बिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? वो दी है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, 650 बिलियन डॉलर। इटली के लग्जरी ब्रांड बल्गेरी ने किस अभिनेत्री को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर यानी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? वो किया है प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका चोपड़ा को जो है इटली की लग्जरी ब्रांड है बल्गेरी ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। निम्न में से किस कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है? वो किया है मद्रास उच्च न्यायालय, यानी कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो है रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून जो तमिलनाडु सरकार द्वारा बनाए गए थे उन्हें रद्द कर दिया है। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस प्रसिद्ध कथकली कलाकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वो निधन हो गया नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी। नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी जी का जो है 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कथकली कलाकार थी, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाले देश का पहला शहर निम्न में से कौन सा बन गया है? वो बन गया है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर जो है 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बन गया है।
ये भुवनेश्वर जो है, आपको बता दें कि ये उड़ीसा का शहर है, ये उड़ीसा के अंदर आता है भुवनेश्वर। ये 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटीशिप मिसाइल हार्पून का जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट यानी कि JCTS भारत को देने का फैसला किया है? वो किया है अमेरिका। देखते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालय को फर्जी की श्रेणी में डाल दिया है? वो डाल दिए हैं 24 विश्वविद्यालय को। तो 24 विश्वविद्यालय को जो है UGC ने फर्जी विश्वविद्यालयों की श्रेणी में डाल दिए हैं। हमारे शिक्षा मंत्री कौन हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस नए पोर्टल को लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया है, ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, Delhi@2047। तो Delhi@2047 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका क्यों किया है लॉन्च, ये आपको बता दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने Delhi@2047 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसका मकसद है इंडस्ट्री और अलग अलग संगठनों की साझेदारी बढ़ाना भी है। यह राज्य के बजट 2021-22 में शामिल आम आदमी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट के रूप में है। CM अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारा उद्देश्य है कि दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की, उन क्षेत्रों और उन सेक्टरों की एक सूची बनानी है, इससे उनके सभी समाधान जो है निकाले जा सके। हाल ही में भारत के लिए किस महिला मुक्केबाज ने अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? वो जीत लिया है लवलीना बोरगोहेन ने भारत को जो है ओलंपिक में कांस्य पदक जो है दिलाया है। ये महिला मुक्केबाज हैं, इनका पहला मैच था ओलंपिक में, इन्होंने इसी में कांस्य पदक जो है जीत लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ये भी। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 50 वर्ष से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चीलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के मध्य से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया है? वो किया गया है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और भारत के बीच जो है ये 50 साल से बंद पड़ा था रेल मार्ग, हल्दीबाड़ी और चीलाहाटी रेल मार्ग। हिंदी और डोगरी भाषा की किस प्रसिद्ध लेखिका और कवियत्री का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? वो निधन हो गया है पद्मा सचदेव। ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, पद्मा सचदेव। तो पद्मा सचदेव जी जो है हिंदी और डोगरी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका और कवियत्री थी, इनका 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं जो रूट। जो रूट जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो रूट। किस देश ने 4 अगस्त 2021 को इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण चीन पूरी तरह से प्रारंभिक संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुरूप होनी चाहिए? वो जोर दिया है भारत ने। तो भारत ने 4 अगस्त 2021 को दक्षिण तरह से प्रारंभिक संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुरूप होनी चाहिए, इस बात पर जोर दिया है। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में निम्न में से कौन सा पदक जीत लिया है? तो भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जो है जीत लिया है, टोक्यो ओलंपिक में ये कांस्य पदक जीत लिया है। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के किस गैर कार्यकारी निर्देशक एवं चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? वो दिया है, ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, कुमार मंगलम बिड़ला। तो कुमार मंगलम बिड़ला जी ने जो है दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के ये गैर कार्यकारी निर्देशक और चेयरमैन के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में किस देश के रतनपुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम क्या है? नीलम एक कीमती रत्न है, वो मिला है, कहाँ से मिला है ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। वो मिला है श्रीलंका से। तो श्रीलंका देश के रत्नपुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम रत्न जो है मिला है। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीत लिया है? वो जीत लिया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, रवि कुमार दहिया। तो रवि कुमार दहिया ने जो है टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। ये भारतीय पहलवान हैं, ध्यान रखेंगे, रवि कुमार दहिया।
किस देश के पर्वतारोही सरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? ये हैं काशिफ काशिफ जो हैं ये पाकिस्तान के हैं। इन्होंने K2 जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उस पर सबसे कम उम्र में चढ़ाई करने वाले व्यक्ति बन गए हैं, वे हैं पाकिस्तान के। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूल शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? वो मंजूरी दी है 5 वर्ष। तो 5 वर्ष तक ये मंजूरी दे दी गई है समग्र शिक्षा योजना को जारी रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने ई-जेल परियोजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? वो की है गृह मंत्रालय। हमारे गृह मंत्री कौन है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो गृह मंत्रालय ने ई-जेल परियोजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता प्रदान की है। IIT रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी यानी EEW ऐप मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है? वो किया है किस राज्य के लिए? उत्तराखंड राज्य के लिए। आंसर सी इसका करेक्ट होगा, उत्तराखंड राज्य के लिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। EEW क्या है? अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप आपदा की शुरुआत के बारे में लोगों को सचेत करेगी, भूकंप की शुरुआत का पता लगा सकती है और राज्य में महत्वपूर्ण भूकंप आने से पहले चेतावनी जारी कर सकती है। यह ऐप प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटो GP इंडिया के लिए कंपनी ने अभिनेता बनाया है, तो वो बनाए हैं ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा जॉन अब्राहिम। जॉन अब्राहिम को जो है मोटो GP इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जॉन अब्राहिम। RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC ने 6 अगस्त 2021 को सर्व रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला लिया है? वो लिया है 3.35%, यानी कि 3.35% RBI की मौद्रिक नीति समिति ने 6 अगस्त 2021 को सर्व रेपो रेट को बरकरार रखने का फैसला लिया है। अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है? वो दी है ताइवान। आंसर इसका डी होगा, ताइवान करेक्ट। तो ताइवान को जो है अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। तो ये था हमारा अगस्त माह के पहले सप्ताह के वीकली करंट अफेयर का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।